हाँ जी, तो यहाँ पे देखें अब आप लोग, ये असल में आपने इसको नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी रिएक्शन का पता होना चाहिए। बंदे हमें हम अंधाधुंध रट्टा लगाए ना, तो बंदे को याद ही नहीं रहता सही करके। बेशक आप लोग यही यहाँ से देख लेना, ठीक है, या आप लोगों का, ठीक है ना। ये देखो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, जो हमारी रिड्यूस फॉर्म है, कैसे बनी थी? रिडक्टेज की मदद से बनी थी। डाइट से आया फोलिक एसिड ने आगे क्या किया, ठीक है, उसकी 2 बार रिडक्शन रिडक्टेज की मदद से, जिसका इनहिबिटर कौन है? मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, ये बातें याद है। अच्छा अच्छा, टीएचएफ क्या होता है? वो ट्रिप्टोफैन से एक कार्बन लेता है। देखो 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 देखो, फॉर्मेट कहां से लिया? फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, अमाइनो एसिड से लेता है, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये देखो एन 10 फॉर्माइल, जो कि प्यूरीज की सेंसेस में याद हम पढ़ेंगे, ऐसे ही है ना। प्यूरीन अभी उधर भी हमने पढ़ा कि एन 10 फॉर्माइल ने कहां पे यूज होना है? प्यूरीन की सेंसेस में। अब ये देखो हिस्टिडीन से इसने, ठीक है, फिर उसका नाम क्या क्या है? ये देखो मैंने कहा था कि N5 और N10 के दरमियान क्या होता है? ये CH ग्रुप होता है। कहा था मैंने कि देखो N5 है ना और N10 है, इन दोनों के दरमियान CH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मिथिनाइल मिथिनाइल, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा जी, यहां से देखो उसका नाम क्या है? ये जब मिथिनाइल जो होता है ये बाद में, ठीक है ना, ये देखो सीरीन और ग्लाइसिन से ले रहा है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? ये देखो ये क्या है? ये, ठीक है ना, एक मिनट, ये है मिथिनाइल, ये क्या है? ये मिथिनाइल है, लेकिन ये नहीं यूज होता आपके टीएमपी की सेंसिस में, ये यूज होता है। मैंने कहा Ci2 दो नाइट्रोजन के दरमियान आता है, ठीक है ना। ये तो मिथिनाइल है ना, बाद में फिर इसकी रिडक्शन होती है तो ये मिथाइलिन बनता है। अब समझ आई बात? ये देख रहे हो, ये है जो आपके टीएमपी के सेंसिस में यूज हो रहा है, टीएमपी की, ठीक है ना। बाद में मतलब, ठीक है, बात समझ आ गई कि ये टीएमपी के सेंसिस में यूज हो रहा है, समझ आ गई बात। बाद में पता क्या होता है? ये टीएमपी बाद में ना डीऑक्सी डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई? यानी कि बाद में डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होकर डीएनए की सेंसेस में यूज होना होता है। टीएमपी है ना, क्या बताया था कि डीएनए के अंदर मोनोफॉस्फेट्स यूज हो रहे होते हैं, पता है ना, एएमपी वगैरह, टीएमपी वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि इस टीएमपी ने बाद में डीऑक्सी में कन्वर्ट हो के ना, फिर इसने डीएनए की सेंसेस करवानी होती है बेसिकली। तो जब ये टीएमपी नहीं बनता, ठीक है, समझ आ गई बात, कि जब आपका टीएमपी नहीं बनना, जब वो उसने N5 मिथाइल फॉर्म में फंस जाना है, ठीक है ना। ये देखो ये आपकी मिथाइल फॉर्म, ठीक है ना, ये N5 मिथाइल THF, इसने मैथ्यूनिन बनाना है फ्रॉम होमोसिस्टीन। देख रहे हो सारी वही बातें हैं, ठीक है ना, कि इसने बाद में क्या बनाना है, ठीक है ना। अब ये देखो अब N10 के साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, हालांकि मैं इसको खोल के देख नहीं सका, लेकिन मुझे याद इतना था कि वो N10 N5 में दो के दरमियान लगा होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में मैंने भी ऐसे रट्टा ही लगाया था, सेकंड ईयर में मैंने आके पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा ऐसे था, ठीक है ना। नहीं तो मतलब इस तरह मैं कहता हूँ अंदर रट्टा भी नन लगा है। समझ आ गई बात कि हिस्टिडीन से ग्लाइसिन सीरीन वगैरह से ये वो 1 कार्बन उठा रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है ना, अब अच्छा बात समझ आ गई। अच्छा अब एक और काम करो ना, ओहो, अच्छा अब ये भी देख लो, ये भी आपका सेकंड ईयर का है, जो मैंने बताया नहीं था कि उसका नाम क्या है, सीरीन की सेंसिस होती है। ये देखो ग्लाइसिन था ना, N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट यूज हो रहा है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइसिन सीरीन के अंदर। देखो 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 देखो, कोई कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यानी कि उधर यूज हो रहा है। तो बेसिकली ये सारे सेकंड ईयर के रिएक्शंस हैं, ठीक है। मैंने बस थोड़ा सा एक आइडिया कराना था, ताकि ये है कि आप लोगों को अंदर रट्टा ना लगाना पड़े। है तो इन द एंड फिर भी रट्टा ही लेकिन ये अब आप लोगों को मुझे पता लग गया कि इस तरह से उसने यूज होना है। सर झूठ नहीं बोल रहे अच्छा जी, चलो जी, अब थोड़ी सी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखो, अब देखो जरा, अब आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा कि ये जो इसने 1 कार्बन के फ्रेगमेंट्स लेने हैं, वैसे कहाँ से लेने हैं? सीरीन ग्लाइसिन हिस्टिडीन वगैरह से, ट्रिप्टोफैन वगैरह से, वहां से इसने लेना है, ठीक है ना, 1 कार्बन के फ्रेगमेंट्स, और फिर उसको इंटरमीडिएट्स को देता है सेंसिस में, जैसा कि किसको दे रहा है? ये देखो होमोसिस्टीन को दे रहा है, ताकि यार तुम ये लो मैथ्यूनिन बना दो, ठीक है। अब समझ आ रही है बातें? ठीक हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ से ये बात खत्म करते ही जाता हूँ। वो कौन सी बात है कि आखिर ये उसका नाम क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैसे हो जाता है? वो इस तरह से होता है मेरे भाइयों के, देखो ये देखो, अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दो सूरत में होगा। एक तो ये है कि अगर आपका विटामिन B9 जो है ना, उसकी की कमी है, उसकी कमी किसी भी वजह से हो सकती है, या तो आपकी एब्जॉर्प्शन ही पुअर हो, अभी बताया नहीं था कि पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकती है आपकी, पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। पुअर एब्जॉर्प्शन आमतौर पे अल्कोहल वाले बंदे को होती है, क्योंकि उसकी इंटेस्टाइन जो है ना, वो वो खराब हो गई होती है, तो उसका क्या होता है कि उसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपकी विटामिन की हो पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है,
उस वजह से, या फिर विटामिन की डिमांड ही बहुत ज्यादा है, जैसा कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन वगैरह के अंदर उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है फिर विटामिन यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस सूरत में यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब विटामिन B9 की कमी हो, ठीक है, तब, ठीक है, विटामिन B9 की कमी हो तो उससे क्या होगा, ये नहीं ना बन पाएंगे, प्यूरिन्स नहीं बन पाएंगे, TMP नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने डीएनए तो इन्होंने बनाना होता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ने, एडेनिन AMP होगा तो डीएनए बनेगा ना, GMP होगा तो डीएनए बनेगा ना, और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट होगा तो डीएनए बनेगा ना। क्या ख्याल है? तो जब डीएनए ही नहीं बनेगा, जब डीएनए ही ना बने, ठीक है, एक मिनट से, एक मिनट से। हाँ जी, तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर थायमिडीन मोनोफॉस्फेट ही ना हो, ठीक है, या प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स ही ना हो, तो डीएनए नहीं बनेगा। जब डीएनए नहीं बनेगा तो फिर आपकी क्या, उसका नाम क्या, न्यूक्लियस सही से बन पाएगा? जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही सही से नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। कैसे? किसी को याद है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। भैया आपका न्यूक्लियस ही सही नहीं है, न्यूक्लियस ही सही तरह से मैच्योर नहीं हो पाया, आपका डीएनए ही सही तरह से नहीं बन पाया, तो क्या होगा कि आपका उसका नाम का सेल डिवीजन सही नहीं हो सकती, ठीक है। जब सेल सही से डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा कि बड़े बड़े जो है ना, वो जो आरबीसी के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, जो इमेच्योर आरबीसी होंगे, वो उसका नाम क्या, जिनका असल में पता क्या होता है, जब आरबीसी की आपने वो इरिथ्रोपोइसिस पढ़ी हो ना, तो उसमें पता क्या होता है, जो वो जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब डिवाइड करते जाते हैं, जैसे बेसोफिलिथ्रोब्लास्ट बन रहा है, पोलोक्रोमैटोब्लास्ट बन रहा है, ऑर्थोक्रोमैटिक बन रहा है, रेटिकुलोसाइट बन रहा है, ठीक है। तो उन चारों के अंदर अब क्या सीन होता है कि पहले उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से डिवाइड करते करते साइज छोटा होता जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो सेल डिवीजन सही से नहीं हो पाएगी, तो क्या होता है कि इमेच्योर जो आरबीसी, बड़े बड़े लार्ज इमेच्योर आरबीसी है ना, आरबीसी के प्रिकर्सर्स हैं, जिनसे अभी मेच्योर आरबीसी बनना था लेकिन बन नहीं पाया, वो अकोमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगालोब्लास्ट। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह सोचो ना, क्या क्या वजह हो सकती है। एक तो ये देखो ना, हमने कहा कि टीएमपी नहीं बना या आपका प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बने, ये उसकी मतलब ये तो है मेन फैक्टर। क्या आपने इंग्रेडिएंट्स ही नहीं डीएनए के बनने दिए, ठीक है, ये तो होगी इसकी मेन वजह। सबसे पहली तो मतलब डायरेक्ट वजह ये है। उसके पीछे इनडायरेक्ट वजह क्या हो सकती है? उसके पीछे वाली इनडायरेक्ट वजह ये है कि आपका ये N10 फार्माइल की कमी हो जाए, या फिर N5 N10 मिथाइलिन की कमी हो जाए, इन दोनों में से। क्योंकि इनकी मदद से इसने ये बनना है ना, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि ये होगा तो वो बनेगा, ये होगा तो टीएमपी बनेगा, ठीक है। अब इसका मतलब है ये दोनों चाहिए। पहली वजह तो ये है कि हमें ये चाहिए डीएनए बने, इनकी कमी हो गई, तो ये तो होगी डायरेक्ट वजह। इन अब उसके पीछे वाली वजह क्या है, बैकग्राउंड रीजन क्या है कि इनकी कमी हो गई तो ये नहीं बन पाएंगे। अच्छा, अब इनकी कमी की वजह क्या है? इनकी कमी की वजह है, एक तो ये है कि आपका आपका फोलिक एसिड ही सही नहीं है, मतलब यहाँ से पीछे से यही पूरा नहीं आया, आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी, आप अल्कोहल पी रहे हो, आप, ठीक है ना, आपने तबाही फेरी हुई अपनी इंटेस्टाइन की, या फिर आपका डिमांड ही बहुत ज्यादा फोलिक एसिड की और आप उतनी ले नहीं रहे, ठीक है। मसलन प्रेगनेंसी के केस में, लैक्टेशन के केस में, क्योंकि विटामिन वगैरह ने वो बच्चे की डेवलपमेंट में भी यूज होना होता है, ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे नीड ही बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे तो एक किसी सीन हो रहा है, मतलब ये कि आपकी एब्जॉर्प्शन पूर हो रही है, या तो आपने इंटेस्टाइन खराब की हुई है, या फिर ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो तो चलो एक अलग केस हो गया, ठीक है। लेकिन एक और केस क्या हमने यहाँ से पढ़ा था कि अगर आपके विटामिन B12 की कमी हो गई तो आपका वो जो मिथाइल फॉर्म में आपका फोलेट फंस जाएगा और वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे ये है कि दूसरी फॉर्म्स की होगी कमी, ठीक है। दूसरी फॉर्म्स कौन सी? ये वाली दूसरी फॉर्म्स जिनके अंदर हमने डीएनए के इंग्रेडिएंट्स बनाने हैं, वो नहीं बन पाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका डीएनए सही नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि विटामिन B9 की कमी में भी और विटामिन B12 की कमी में भी क्या बनेंगे, हमारे बड़े बड़े ये बन जाएंगे, बड़े बड़े आरबीसी, ठीक है, सही से सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी। बात समझ आ गई अब कि ये तो है मेन वजह कि फोलेट कमी होगी, ठीक है। मेन मतलब पहली वजह ये है, प्राइमरी वजह। सेकेंडरी वजह क्या है कि आपके B12 की कमी हो गई तो फोलेट बेचारा उधर फंस जाएगा,
ठीक है, ये समझ लो उसकी बैकग्राउंड रीजन है, बैकग्राउंड ये, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट है ना कि यहाँ पे रीजन लिखो आप अल्कोहल पीते हो या फिर आपकी नीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो है डायरेक्ट वजह, लेकिन इनडायरेक्ट वजह क्या है, इस केस में आगे लिखो इसके फोलेट ट्रैप हो गया आपका, ठीक है, N5 मिथाइल की फॉर्म में। अच्छा जी, अब यहाँ से एक और बात, एक दो और बातें सुनो, वो क्या है कि उसका नाम क्या है, ये जो है ना फोलिक एसिड, ये इसका नाम क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी होते हैं इससे, ठीक है ना, स्पाइना बाइफिडा या ठीक है ना ये, और इंसेफेली मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, यानी कि ये तब होंगे जब फोलिक एसिड की कमी होगी, ठीक है। असल में होता ये है कि फोलेट डिपेंडेंट डेवलपमेंट हो रही होती है फर्स्ट वीक्स ऑफ द फीटल लाइफ में, यानी कि ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी होता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन आप क्या दो उसको, माँ को जो है ना आप ये फोलिक एसिड दो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो कहते हैं कि बिफोर कंसेप्शन और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना आपको फोलिक एसिड लेना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट इतना लेना चाहिए। उनको एडवाइस किया जाता है कि आप 0.4 mg पर डे जो है ना फोलिक एसिड लो, कंसेप्शन से पहले भी और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी, ताकि जो है ना वो जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होनी है, ठीक है ना, फोलेट डिपेंडेंट डेवलपमेंट होनी तो फर्स्ट वीक्स में होती है। असल में मसला इसका ये है कि उस टाइम पे वुमेन अवेयर ही नहीं होती अपनी प्रेगनेंसी की, तो इसलिए जो है ना जरूरी होता है कि बिफोर कंसेप्शन ही आप स्टार्ट कर दो, बिफोर कंसेप्शन ही दोगे तो ठीक है ना, समझ आ गई बात, तो कि ये सीन है कि ड्यूरिंग फर्स्ट वीक्स उसकी जरूरत होती है। ये सारी बातें मैंने करवा दी हैं। फिजियोलॉजिक फॉर्म्स क्या होती हैं, कोबाल्ट डायरेक्टली लिंक कोरिन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस कैसे होती हैं जब फोलिक एसिड जो है ना वो क्या होता है, रीमिथाइलेशन, आइसोमेराइजेशन, ठीक है, सब बातें बता दी हैं। यहाँ से फोलेट ट्रैप वाली बातें बता दी हैं, ठीक है, कि फोलेट बाकी फॉर्म जो होंगी वो बन नहीं पाएंगे, अदर फॉर्म्स डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात बड़ी जरूरी, ये जो है ना आपका विटामिन B12 ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 ने सिर्फ बनाना है, इसका क्या नाम है, ठीक है ना, ये जो विटामिन B12 है ये बनता कैसे है, जो बॉडी के अपने अंदर बनता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बात समझ आ गई कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो बनाते हैं इनको। ये बात ये जो हमने कहा था ना कि डाइट, फिर आपका सवाल होना चाहिए सारी, ये फिर आपने क्या मजाक किया, इधर आप डाइट के अंदर ले कह रहे हैं और उधर से आप कह रहे हैं कि बनाते सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चा जी ये जो आ रहा है ये भी गोश्त से आ रहा है, किसी जानवर जिसको आपने खाया है उसके अंदर के माइक्रोबायोटा ने बनाया हुआ है इसको, ठीक है, मतलब समझ आ गई आपको बात की, ठीक है ना, कि बनाते इसको कौन है, बनाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, माइक्रोबायोटा ही बनाता है। अच्छा, माइक्रोबायोटा विटामिन के भी बनाता था, ये सारी बातें इंटरलिंक करके याद रखनी है, बेहतरीन करके एक फ्लो के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। तो विटामिन B12 की कमी है तो आपके मिथाइलोनिक एसिड बढ़ जाएगा, आपका उसका नाम क्या, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, आपका उसका नाम क्या है, वो फोलेट ट्रैप हो जाएगा, आपका उसका नाम क्या है, वो टीएमपी नहीं बन पाएगा, आपका उसका प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड नहीं बन पाएंगे, आपका डीएनए नहीं बन पाएगा, आपके सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, आपके गैलोब्लास्ट एनीमिया हो जाएगा, आपका एमसीवी 100 से ज्यादा हो जाएगा। ये सारी बातें आपने इस तरह से जोड़ जोड़ के याद करनी है, ठीक हो गया। तो अच्छा जी, यहाँ से बात पता चल गई कि इसका नाम क्या है, कि ये सिंथेसाइज किसने कर रहे हैं, सिंथेसाइज उसी ने कर रहे हैं। इवन आपने जो उसका नाम क्या है, ठीक है ना, आपने प्री फॉर्म आपने जो खाना है तो वो भी, मतलब ये कि जो आप डाइट में ले रहे हो वो भी किसी जो उस मीट के अंदर या जो भी चीज आपने खाई है उसके अंदर के माइक्रोबायोटा ने बनाया होगा, समझ आ गई, लेकिन बनाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है ओनली, ठीक है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट वाली बातें बता दी, यहाँ से ये भी बता दिया, सब बातें बता दी। अच्छा, ये एक चिलिंग टेस्ट होता है जिससे आप B12 की एब्जॉर्प्शन काउंट करते हो, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं बताया था कि अगर आप उसका नाम क्या है वो थोड़ा बहुत खा रहे हो तो फिर ईयर्स लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतनी अमाउंट वो स्टोर होती है। अगर आप उसका थोड़ी बहुत डिक्रीज इनटेक है ना तो आपको ईयर्स लगेंगे सिम्टम्स आने में, लेकिन अगर आपकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो गई ना तो फिर वो मंथ्स में ही आपको डेफिशिएंसी के सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे। ये बातें मैं सारी बता चुका हूँ, एसिडिक एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, ठीक है, और उसका नाम क्या है। अच्छा, एक और बात, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में मैंने कहा था ना कि ये यहाँ से रिलीज होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में, अगर आपका एक कलर आइडिया हो जाए यानी कि एसिड रिलीज पैदा नहीं हो रहा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन ही सही नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपको आपका B12 नहीं अब्जॉर्ब होगा। चेक कर रहे हो कि अगर आपके पाराइटल सेल गए, परनीशियस एनीमिया हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया फिर भी गए, आपकी गैस्ट्रेक्टमी हो गई फिर भी गए, ठीक है, और आपके अंदर एसिड नहीं प्रोड्यूस होगा फिर भी गए आप, ठीक है, समझ आ गई बातें, क्योंकि ये जो खुराक से रिलीज ही तब होना है जब एसिडिक एनवायरनमेंट होना है, ठीक है। तो ये आर प्रोटीन हेप्टोकोरिन की बातें बता दी, पैंक्रियाटिक एंजाइम ने उसको आर से अलग करना है, ठीक है।
ठीक है, क्यूबिलिन रिसेप्टर के साथ उसने इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होना है। बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसकोबैलिन, ठीक है, ट्रांसकोबैलामीन, ठीक है, ये बाइंडिंग प्रोटीन का क्या नाम है, ट्रांसकोबैलामीन, इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। अच्छा जी, इसके जरिए पर्नीशियस एनीमिया होगा जब आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पैरेटल सेल डैमेज होगा, स्ट्रक्टमी हो गई। आपका एनीमिया क्यों होता है, अभी बता दिया ना कि फोलेट साइक्लिंग इज इम्पेयर्ड, यानी कि फोलेट जो है वो फोलेट फंस जाता है, आपका फोलेट ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन B12 की कमी से। न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपके आपके वो फैटी एसिड जो है उधर फंस जाते हैं। क्या होता है आपके, वो जो फैटी एसिड थे, ठीक है ना, ये और नंबर के फैटी एसिड, वो उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, तो न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स उस वजह से आते हैं, ठीक है, विटामिन B12 की कमी के केस में। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बंदे को सपोज, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये लिखा हुआ, ये बड़ी मजेदार सी बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अब आपको क्या पता कि उसका नाम क्या है, कि आपको B12 की कमी है या B9 की कमी है, ठीक है ना। मतलब ये कि आप सपोज आप मेगैलोब्लास्ट को देखते हो, ठीक है, अब आपको पता तो नहीं ना कि वो B12 की कमी है। सपोज मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज एक बंदे को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर B12 की कमी है कि B9 की कमी, क्योंकि दोनों के केस में होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये यार बात समझ लो, क्यों, क्योंकि इसकी कमी होगी तो ये ट्रैप हो जाता है, इसकी अपनी कमी होगी तो वो तो फिर होना ही होना है ना, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप दोनों दो, दोनों दो। क्यों, अगर आप सपोज आप भाग के B9 दे देते हो, B12 नहीं देते, तो मेरे भाई B12 से आपका ये और नंबर फैटी एसिड अकोमुलेट हो गए, आपका दिमाग सारा न्यूरो के मसले शुरू, CNS इफेक्ट शुरू हो जाने हैं, जो कि होते ही इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसलिए ना अगर आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ये नहीं दे सकते कि B9 देना शुरू कर दो, B12 ना दो, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आपको शुरू में दोनों देने पड़ते हैं। हाँ, जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो जाए कि इसकी कमी है, फिर आप बेशक जो मर्जी दे लो, फिर बेशक खास वही दे लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है, वो क्या है कि आप ना ये जब आपको पर्नीशियस एनीमिया वगैरह कुछ होता है ना, ठीक है, तब आप क्या करो, उसको उसको सप्लीमेंट्स दे लो, आप उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, या फिर आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा लो B12 का, ठीक है, B12 का ना इंजेक्शन लगा लो। मतलब आप पर्नीशियस एनीमिया हुआ, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है ना, तो आप उसको क्या कर लो, उसको ओरल दे लो B12, या फिर आप उसको क्या कर लो, आप उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे लो। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, सर जी आ तो वो पहले भी रहा था B12, लेकिन इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं था तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। अब आप कह रहे हैं कि अगर पर्नीशियस एनीमिया हो तो आप उसको इंट्रामस्कुलर डोज दे लो, या फिर आप उसको ओरली दे लो। भाई इंट्रामस्कुलरली भी ठीक है ना, या आप उसको ओरली भी दो, तो आना तो फिर भी उसने यहीं पे है। सर ये तो फिर आप मजाक कर रहे हैं ना, या तो समझ आ गई बात आपको, मेरी बात समझ आई है कि यार अगर आप उसको ओरली भी दोगे, सप्लीमेंट भी दोगे, तो आ तो वो डाइट में पहले भी रहा था। तो बात ये है बच्चों जी, आप जब सप्लीमेंट देते हो तो आप ज्यादा सारे सप्लीमेंट देते हो, ठीक है, और 1 से 2% जो होता है ना, वो ये इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर ही डिफ्यूजन के जरिए से भी एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर के जरिए जा रहा है ना, ठीक है। तो 1 से 2% ये डिफ्यूजन के जरिए से भी जा सकता है। तो इसलिए जब आप सप्लीमेंट देते हो ना, तो ज्यादा सारी क्वांटिटी जाएगी, तो वो डिफ्यूजन के जरिए से निकल जाएगी, एटलीस्ट इतना ही निकल जाएगा कि हमारा काम चल जाए। बात समझ आई है आपको मेरी, ठीक है, कि वो उसमें तो इंट्रिंसिक फैक्टर डैमेज है ना पर्नीशियस एनीमिया में, लेकिन हमने क्या देना, हमने हाई डोज देनी है, हाई डोज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक होते ही सानो कोबैलामिन है, ठीक है। उससे क्या होगा, 1 से 2% तो वो डिफ्यूजन से ही, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर के बगैर ही वो डिफ्यूज होकर चला जाएगा। बात समझ आ गई इसकी, ठीक है, कि 1 से 2% उसने इस तरह से चला जाना है। चलें जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ना अच्छी समझ आ गई होगी, है ना। अच्छा जी, ये मेरा लेक्चर कितने मिनट, 1 मिनट 10 मिनट पे, इसमें तो 40 मिनट पे नहीं नहीं 50 मिनट पे खत्म होना है। वही मैं कहूँ यार, इस तरह तो ना करे। अब इसका मतलब है मेरे पास 15 मिनट है। वाह जी वाह, बड़ा थोड़ा सा टाइम है जी हमारे पास तो, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ जी फिर आप। 15 मिनट में हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत इंशाल्लाह आराम से हम अपना क्या पढ़ लेंगे, आयोडीन पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने जो आयरन पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो आयोडीन पढ़ाने लग गए हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ना आयोडीन जरा अच्छा समझ लेना, आयोडीन को प्लीज अच्छा समझ लेना, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब आयोडाइड है ना, पहले देखो, अब आराम से जरा आयोडीन का मेटाबॉलिज्म समझो। ये पहले बात तो ये है कि आयोडीन का मेटाबॉलिज्म सेकंड ईयर में पूरा चैप्टर है, पूरे का पूरा चैप्टर है सेकंड ईयर में, वो एंडोक्राइनोलॉजी में। बहुत मजे की कहानी है, इतनी मजे की कि
एंडोक्राइनोलॉजी तो सेकंड ईयर की जो है ना वो, ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ पे देखो अब अमाइनो एसिड सेंसिस के ये अच्छा पहले तो देखो यार ये है क्या, ये ब्लड है आपका, ये क्या है, ब्लड है। ये क्या है, ये थायराइड ग्लैंड का एक सेल है, फॉलिक्यूलर सेल हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये उन सेल्स के दरमियान जो ल्यूमन नहीं होता सेल्स के दरमियान, ठीक है, थायराइड है ना, थायराइड का एक, ठीक है, ग्लैंड है, तो ग्लैंड के अंदर जो उसका अपने अंदर ल्यूमन होगा ना वो है, यानी कि सेल है, सेल के दरमियान जो उसका ल्यूमन है, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये ब्लड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि ब्लड से आप आयोडीन को ट्रैप करते हो, ये आयोडाइड आयन अंदर आया, सेल के अंदर आया, उसकी ट्रैपिंग हुई, ठीक है। अंदर आने के बाद क्या होता है, फिर ये सेल के अंदर आने के बाद यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ ना, सेल के अंदर आया, सेल के अंदर से उस सेल के अंदर की उधर कोलाइड में आ गया, यानी कि आपके वो जो है ना ग्लैंड के ल्यूमन में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, थायरोपरऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज का क्या मतलब है कि इसने ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है ना। तो ये देखो इसने नेगेटिव से किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, चार्ज नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुई ना, थायरोपरऑक्सीडेज, ठीक है, उसने ऑक्सीडेशन कर दी, एक नंबर की ऑक्सीडेशन की, परऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयोडीन बन गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, ठीक है ना। अच्छा जी, इसी तरह से फिर क्या हुआ कि आपके अमाइनो एसिड्स को फॉलिकुलर सेल के अंदर ही क्या हुआ, आपके अमाइनो एसिड ने मिलकर ये थायरोग्लोबुलिन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन अमाइनो एसिड से बनती है ना पॉलीपेप्टाइड, वो बनी, वो भी सीक्रेट होगी किधर, कोलाइड के अंदर, ठीक है, यानी कि ल्यूमन के अंदर आ गई, सेल से बाहर निकल के ल्यूमन में आ गई, बात समझ आई बात आपको, ठीक है। तो इधर आ गई जनाब ल्यूमन के अंदर। अब क्या था कि इस थायरोग्लोबुलिन के ऊपर, ठीक है, इस आयोडीन को भी थायरोपरऑक्सीडेज की आयोडीनेशन करेगा। देखो अब थायरोग्लोबुलिन के ऊपर ना बेसिकली ये थायरोग्लोबुलिन है, थायरोग्लोबुलिन, ये टीजी थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर होता है टायरोसिन के अमीनो एसिड्स। ये टायरोसिन एक मतलब प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन जैसे हमने क्या नाम है उसका क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्रिकर्सर के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं की थी, ऐसे ही थायरोग्लोबुलिन भी वैसी प्रोटीन है, तो उसके क्या है, ये टायरोसिन के रेजिड्यूज हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ओएच कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो क्या था कि ये देखो ये थायरोसिन है, टायरोसिन अमीनो एसिड है पॉलीपेप्टाइड के अंदर। इसकी हमने जब एक नंबर पर आयोडीनेशन होगी तो ये मान जाएगा MIT, एक आयोडीन, एक टायरोसिन के ऊपर देखो ना मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है, अटैच उस, ठीक है। अगर दो पे आयोडीनेशन होगी तो डाई आयोडो टायरोसिन बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, अब वही आपकी वही यानी कि आयोडीनेशन कर देगा ये, तो TG के ऊपर MIT और DIT, यानी कि ये टायरोसिन के रेजिड्यूज हैं, ठीक है। पूरी प्रोटीन में से उसने टायरोसिन के रेजिड्यूज को निकाल के बाद शो किया MIT और DIT। अच्छा अब मजेदार बात ये है कि उसके बाद ये कपलिंग कराता है, कैसे, अगर एक MIT को एक DIT से अटैच करा देगा, ठीक है, तो इस वो बन जाएगा आपका T3। अगर आपके दो DIT आपस में मिल गए ना, ठीक है, उससे बन जाएगा T4। T3 में बेसिकली 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और T4 में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम इसको T4 कहते हैं, ठीक है। MIT के अंदर एक है ना, DIT के अंदर 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक और दो अगर अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो T3 बन जाएगा, ठीक है। और अगर उसका नाम का 2 DIT के मिल गए तो वो क्या बन जाएगा, T4 बन जाएगा। ये इसने सिर्फ किया क्या है, इसने सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट किया, 2 को। तो अब एक थायरोग्लोबिन के अंदर यानी कि प्रोटीन के अंदर तो काफी सारे टायरोसिन के रेजिड्यूज होंगे ना, काफी सारे होंगे, उसने सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट किया है। तो उनमें से जो दो दो आपस में दो MIT या DIT मिलेंगे तो एक T3 बनेगा, 2 DIT मिलेंगे तो T4 बनेगा। कुछ नहीं मिल पाएंगे तो वो ऐसे ही है, कुछ नहीं भी ना मिल पाएंगे, जरूरी तो नहीं सारों ने मिलना है, बात समझ आ रही है ना, सारों ने तो नहीं मिलना, तो इसलिए इसने T3 भी शो कर दिया, T4 भी, तो ये इससे थायरोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अच्छा अब इसकी होगी वापस एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर ये स्टोर रहेगा, ठीक है। जब जरूरत होगी ना हमें T3 T4 की, तब क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस होगी, DIT MIT अपना निकल जाएंगे, T3 T4 पर अपना निकल जाएंगे, MIT DIT से आयोडीन को उसकी डीआयोडीनेशन करके ना आयोडीन को निकाल लिया जाएगा, ठीक है, ताकि हम आगे नेक्स्ट यूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि डाइट में उसकी कमी भी हो सकती है ना आयोडीन की, ठीक है। तो अब क्या है, T3 T4 बन गए, इनकी सिक्रीशन होती है ब्लड के, ये हैं आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, पता है ना ये क्या है, ये आपके हार्मोन्स हैं, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, ठीक है, ये आपके हार्मोन्स हैं जिन्होंने आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी सारी ग्रोथ, आपका उसका नाम क्या है, आपकी मेटाबॉलिज्म को सारा इन्होंने काबू करना होता है, ठीक है। अच्छा जी,
अब क्या है, अब मेरी बात सुनो आगे जरा। आगे सीन ये है कि आपका जो T4 है ना, ये 90% रिलीज होता है, ठीक है, यानी कि ज्यादा रिलीज T4 ने होना है, ज्यादा बनना T4 ने है इन दोनों में से, ठीक है। T4 ने बनना है ज्यादा ज्यादा 90%। फिर एक प्रोटीन होती है ट्रांसथायरिन, ट्रांसथायरिन, ठीक है। किधर अब यार क्या होता है पता नहीं। ट्रांसथायरिन प्रोटीन जो होगी ना, या खुदा यार, ट्रांसथायरिन जो प्रोटीन है वो T4 को उठाती है, यानी कि कैरी करती है, ठीक है। यानी कि जो उसने वो जिस तरह, ठीक है ना, उसको कैरी करने के लिए कौन है, ट्रांसथायरिन प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसका नाम का क्या है कि उसने जो आगे फिर अब जो हार्मोन्स बनता है वो अपने टारगेट सेल पे जाके अटैक करता है ना, टारगेट सेल पे जाके अटैक करता है, ठीक है। तो समझ आ गई बात कि ट्रांसथायरिन के जरिए से इसने, मेरी असल में ना वो स्क्रीन जो है ना वो तंग कर, कि ट्रांसथायरिन के जरिए से ब्लड में कैरी होगी, ठीक है। यानी कि उसका कैरियर कौन है, ट्रांसथायरिन प्रोटीन है। उसके जरिए से वो क्या करेगी, उसके जरिए से वो अपने टारगेट सेल तक जाएगी, यानी कि ब्लड के अंदर अपने टारगेट सेल तक जाएगी ट्रांसथायरिन के जरिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब मजेदार बात ये है कि मेन जो एक्टिव फॉर्म है ना वो T3 होती है। तो टिश्यू के अंदर जाकर ना T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है। बनता तो ये ज्यादा है, लेकिन 90% यही बनता है, ट्रांसथायरिन की वजह से यही मूव करता है, लेकिन टिश्यू के अंदर जाके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात अब याद रखना कि एक्टिव फॉर्म कौन है, T3। तो बेसिकली जो है ना डी आयोडीनेज, सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम होता है डी आयोडीनेज, वो T3 के ऊपर जो T3 है ना, T3 ऑब्वियसली, ठीक है ना, उसके उससे एक आयोडीन को रिमूव कर देता है और उसको T3 में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ आ गई कि टिश्यू मेन एक्टिव फॉर्म काम इसने करना है टिश्यू में जाके, जो भी उसने अपना मेटाबॉलिज्म का काम कराना है, उसने जो भी कराना है, ठीक है। बात समझ आ गई, लेकिन ये है कि बनता ये ज्यादा है, इतनी बात है। अच्छा, अब आप जनाब वाला आप आगे आ जाओ। वो क्या है, अब इन बातों को थोड़ा अच्छा समझ लो। अब आप लोगों का गोइटर क्या है, हाइपोथायराइडिज्म क्या है, पहले तो जनरल कहानी पहले हाइपोथायराइडिज्म की सुन लो ना भाई। जनरल हाइपोथायराइडिज्म में ये होता है, असल बेसिकली इन्होंने आपका मेटाबॉलिज्म इन्होंने कंट्रोल करना होता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, इसका मतलब ये है आपके T3 T4 कम कम है, इनकी क्वांटिटी कम है। उस केस में क्या होता है, अब मेटाबॉलिज्म कम हो तो वेट गेन नहीं हो जाता, आपका थर्मोजेनेसिस कम नहीं हो जाती, मेटाबॉलिज्म ही कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाता है। जबकि अगर इसका उल्ट हो, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके सारी चीजें ज्यादा हो जाती हैं। आपको आपकी परस्पिरेशन होगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही आपका इतना तेज है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर चीज उसमें तेज हो जाती है, स्लो हो जाती है। इतनी बात चल गई, ठीक है। बाकी ये है कि यार ये पूरा चैप्टर है जो आप सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का, यहाँ पे जितना जरूरी है बस उतना पढ़ लो। अच्छा, अब एक चीज है गोइटर। गोइटर क्या है, गोइटर में यार सीन ये होता है कि आपका ना TSH वो जाके एक्सेसिव स्टिमुलेशन करता है। अच्छा चलो मैं इससे पहले एक बात बता दूं, आपका ब्रेन है ना, ब्रेन ने रिलीज करना है TR है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से आना है, ठीक है ना, नहीं 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 नहीं, ये हाँ, तो ये कहां से आना है, ये हाइपोथैलेमस से आना है। समझ आ गई, हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है ना, तो ब्रेन से आना है TRH, ठीक है। उसने आके पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पर उसने आके एक्ट करना है और उसको कहना है कि यार तुम TSH रिलीज करो, ठीक है। TRH आया हाइपोथैलेमस से, ठीक है। उसने आगे किधर किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ने आगे से क्या रिलीज किया, TSH। TSH कहाँ गया, TSH गया थायराइड हार्मोन पर, किधर, थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पर जाकर उसने क्या कहना है कि यार टी T3 और T4 रिलीज करो, ठीक है। बात समझ आ गई कि इस तरह से रिलीज हो रहे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि थायराइड हार्मोन ने कब रिलीज करना है T3 और T4, जब उसको TSH एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑर्डर आना है तो उसने करना है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को पीछे से ऑर्डर ब्रेन से आ रहा होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर TSH बार बार उसको स्टिमुलेट ही करता जाए, कहे T3 निकाली जाओ, T4 निकाली जाओ, निकाली जाओ, यानी कि एक्सेसिव स्टिमुलेट करता जाए थायराइड ग्लैंड को, तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हो जाता है इनलार्ज। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं गोइटर। इसको क्या कहते हैं, गोइटर। समझ आ गई बात। अब सवाल ये है कि गोइटर होता कब है, जब आपकी आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। तब क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, ठीक है। अब बंदा ये सोचे आयोडीन की पहले कमी है, T3 T4 है नहीं, ठीक है। अब चलो मैं आपको सही पहले ही बता दूं, बजाय सवाल करने के डायरेक्ट जवाब दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, आयोडीन की कमी है ना, तो T3 T4 नहीं बन रहा होता ग्लैंड से। ये देखो, आयोडीन की कमी है ना, तो T3 T4 कैसे बनेगा,
बनेगा ही नहीं, आयोडीन की कमी है। तो T3T4 कम होने से क्या होता है, फीडबैक मैसेज पीछे जाता है ब्रेन को कि यार आयोडीन की कमी है, मेटाबॉलिज्म बहुत लो वो है यार, वो थायराइड रिलीज करवाओ, T3T4 रिलीज करवाओ। वो क्या होता है, वो ब्रेन पागलों की तरह TRH रिलीज करता है, पिट्यूटरी को रिलीज करता है। यार मैंने तुम्हें मास्टर ग्लैंड बनाया हुआ, तुम किस बात का मास्टर हो? आगे से पिट्यूटरी TSH रिलीज करी जाता है। वो थायराइड ग्लैंड को आपके दबके मारता है, यार क्या यार तुम T3 TR T4 क्यों रिलीज कर रहे? उससे वो हो जाता है इनलार्ज, वो हो जाता है इनलार्ज। ठीक है, उस बेचारे की अगले मसला ये है कि वो उसके पास आयोडीन नहीं है, वो T3T4 कहाँ से बनाए? तो इस तरह से एक्सेसिव स्टिमुलेशन, पीछे से दबके लग रहे होते हैं और आगे से उसके पास चीज कोई नहीं होती। इसको हम कहते हैं गोइटर। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? अच्छा जी, यही काम यहाँ पे भी हो रहा होता है हाइपरथायराइडिज्म में भी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि उसका नाम क्या है, आपकी जो है ना ग्रेव डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी एक होती है, एंटीबॉडी वो आके TSH का काम करना शुरू कर देती है, TSH का काम करती है और आकर किसको दबके मारती है, वो आपके थायराइड ग्लैंड को, जो काम TSH करता था ना, उसको मिमिक करके क्या करती है, आपके उसके दबके मारती है, किसको, आपके थायराइड ग्लैंड को। कहती है T4 रिलीज करो, और हटती ही नहीं, बार बार उसको कहती है T4 रिलीज कर ही जाओ, यानी कि एक्सेसिव स्टिमुलेशन करती है। जिससे क्या होता है, ग्रेव डिजीज के अंदर भी उस बंदे को गोइटर हो जाता है, ग्रेव डिजीज के अंदर भी गोइटर होता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन से होता है, यानी कि बार बार आप उसको स्टिमुलेट करी जा रहे हो, तो उसकी क्या इनलार्जमेंट हो जाती है। तो उसकी इनलार्जमेंट को हम याद रखें, गोइटर कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी कि इसमें क्या होता है, अवर प्रोडक्शन होती है थायराइड हार्मोन की, उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। फिर उसके अंदर एक केस है ग्रेव डिजीज, जिसके अंदर बेसिकली एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो कि TSH का काम करती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इतनी बातें हो गई। अच्छा जी, अब क्या है कि अब हम आयोडाइज्ड साल्ट्स लेते हैं, उससे ये है कि इसकी डेफिशिएंसी आयोडीन की इतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, अच्छा अगर तो ये हाइपोथायराइडिज्म वाला काम जो है ये ड्यूरिंग फीटल और इन्फेंट लाइफ में हो, तो हम इसको कहते हैं कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखें कि थायराइड हार्मोन जो है ना, वो हमारे ब्रेन की भी, यानी कि वो ब्रेन के अंदर, यानी कि वो थायराइड हार्मोन के फंक्शंस आपको मैं सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि इसने ब्रेन के अंदर भी जो है ना वो काम शाम कराना होता है। तो अगर वो हाइपोथायराइडिज्म है तो उससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी। इसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, कि थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से क्या हो गया कि अब कॉन्जेनिटली यानी कि थायराइड हार्मोन्स की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वो ब्रेन ही सही से डेवलप नहीं हो पाया, इरिवर्सिबल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। बात समझ आई कि वैसे तो है कि थायराइड हार्मोन्स की कमी है तो ये क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, उसकी एक्सेसिव स्टिमुलेशन है तो ये क्या है, गोइटर। ठीक है, अच्छा अगर उसकी कमी बचपन में ही हो गई, मतलब बच्चे कंजेनिटल हो गई, तो उस ठीक है, फीटल लाइफ में, इन्फेंट लाइफ में, तो उससे ब्रेन सही से नहीं डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो उसको उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट ना हो पाने को हम क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म। बाकी ये है कि थायराइड हार्मोन्स के सारे फंक्शन होते हैं, उसने बोन्स की डेवलपमेंट करवानी होती है, उसने आपके ब्रेन स्टेम की डेवलपमेंट वगैरह, तो यानी कि वो उसके फंक्शन है सारे। अच्छा एक और भी है कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, TP होगी, थायरोपार ऑक्सीडेज की, तो उस डिजीज को हम कहते हैं हाशिमिटो थायराइडिटिस। ठीक है, अच्छा ये मैंने ना एक वो बनाया हुआ था अपने FSC से ना, कि ये देखो, असल में हाइपो एक्सोपैथालमोस भी बन जाता है, इसमें आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, मैंने ये बनाया हुआ है कि उसका नाम क्या है, एंटीबॉडी आई, यानी कि एंटीबॉडी आई। ठीक है, तो कबर को देख के आंखें खुल गई। ठीक है ना, असल में पता क्या है, एंटीबॉडी को आप ऐसे बनाओ जैसे फरिश्ता, या फिर कुछ भी बना लो। ठीक है, एंटीबॉडी आई का क्या मतलब है कि आपने अवर प्रोडक्ट के वो जो है ना कि अवर प्रोडक्शन आप, या फिर चलो एंटीबॉडी को याद रख लो, एंटीबॉडी को ठीक है ना, एंटीबॉडी इधर से क्या ग्रेव्स डिजीज है तो उसमें क्या होता है, आंखें खुल जाती है। तो इस तरह से मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था कि इसमें क्या होता है कि आंखें खुल, बाकी ये है कि ये बात अब आपको मैं सेकंड ईयर में बताऊंगा, एक्सोपैथालमोस क्यों हो जाता है। अगर किसी ने पूछना हो तो मेरे से बाद में पूछ ले, बाल यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। वो बेसिकली जो है ना वो उसी का इफेक्ट होता है, थायराइड ज्यादा होता है ना, थायराइड ग्लैंड वगैरह, ये थायराइड हार्मोन्स वगैरह, तो वो उसमें कुछ इस तरह के मसले होते हैं कि करते कराते ये एक्सोपैथालमोस हो जाता है, तो आंखें यानी कि आपकी प्रोट्रूड हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, है कि नहीं आया? अच्छा फिर क्या है कि ये जो आपके T3 T4 हैं, ये जाके ये डायरेक्टली आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं, और आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर जाकर जो है ना आपके थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ एक्ट करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करके फिर अपने मकसद का काम करवा लेते हैं।
अपने मकसद की प्रोटीन्स बनवा के ना फिर आगे से काम करवा लेते हैं। ठीक है, T3 T4। ठीक है, ये बात पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं। ये